हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं, जो कि यहाँ पर होने वाला है सेमेस्टर 2 का इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का, जो कि हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का भी ये होने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो मैनर पेपर 2A है। जिन भी स्टूडेंट का जो मैनर पेपर है इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म वैसे स्टूडेंट का आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। इससे भी पहले हम कई सारे आप लोग का क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि सारा एक एक करके हम क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इसका जो इंट्रोडक्शन जो टूरिज्म का है, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में इसका आइए मैसेज कीजिए वहाँ पे, या फिर पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से भी ये PDF आप लोग को मिल जाएगा। अगर नहीं तो टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सागर स्टडी मटेरियल के भी नाम से, तो वहाँ पे ये PDF है विद्या गैस का, दोनों हम वहाँ पे डाल दिए। तो जाइए वहाँ पे जाइए, देखिए कि किस प्रकार से है। और एग्जाम का है कि ज़्यादा दिन जो एग्जाम है वो खूब से खूब 1 से 2 दिन बचा हुआ है। तो जाइए अच्छी तरीके से अपना एग्जाम की तैयारी कीजिए और अच्छा अंक लाने का प्रयास कीजिएगा। तो जो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वह है पर्यटन का ऐतिहासिक विकास की विवेचना करना है। जो पर्यटन किस प्रकार से है, ऐतिहासिक दृष्टि से इसको देखना है कि इतिहास में किस प्रकार से इसका पर्यटन का प्रभाव रहा है, इसका विकास किस प्रकार से है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि क्या किस टाइप से यहाँ पे उत्तर में जो लिखा गया है उसके बारे में। तो यहाँ जो इनकी जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि पर्यटन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी में किया गया था, लेकिन उस समय इस कथन को ठुकराया जा सकता, क्योंकि भारतीय पर्यटन उतना भी पुराना नहीं है जितनी पुराना इसकी सभ्यता और पुरातात्विक प्रमाणों की बात की पुष्टि होती है। इसमें ईसा से 3000 से लेकर 1500 वर्ष पूर्व हड़प्पा के लोगों के सुमेवर और फारस की खाड़ी में स्थित कस्बे से व्यापार करने के लिए नियमित यात्राएं करते थे। मतलब इसमें यह जो पर्यटन का सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो किया गया था वह 19वीं शताब्दी में इसका किया गया था, लेकिन उस समय ठुकराया जा सकता था, उस समय निश्चित नहीं था कि पर्यटन का भी एक शब्द होगा और है। यह बोला जाता है कि जो ईसा मसीह के जो ईस्वी के जन्म से 3000 से लेकर 1500 वर्ष तक, जब हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने वहाँ के जो सुमेर जो थे और फारस की खाड़ियों में इसके जब कस्बे मिले थे, तो वहाँ पे व्यापार के तौर पर जाना गया था, तभी वह शब्द पर्यटन शब्द का वहाँ पे प्रयोग किया गया और उसे जानकारी कुछ प्राप्त हुई थी। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट में जो लिखा गया कि ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जो कि हड़प्पा के लोगों में अनेक देशों की यात्राएं उन्हें नदियों का प्रयोग आने जाने में क्या करते हैं, जैसे में मेसोपोटामिया की हड़प्पा की मुद्राएं का मिलना इस बात का संकेत करता है कि भारत व इराक के बीच व्यापारिक संबंध थे, और इस प्रकार प्राचीन समय में भारत व्यापारिक यात्राओं के लिए पहचान किया जाता था। मतलब इसमें यह बोला जाता है कि जिसमें हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह उसी से यहाँ पे प्रमाण मिला है कि जहाँ वह नदियों का जो प्रयोग जो करते थे आने जाने के लिए, तो वहाँ से एक साक्ष्य के तौर पर यह मिला जाता था कि दूसरे जो देश से हैं वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ के लोग जाते हैं। उसी के बदौलत जो यात्री थे उसी से पहचाना जाता था कि पर्यटन भी आते जाते थे, एक दूसरे देशों का अदल बदल होता था। अब यहाँ पे देखते हैं तो वैदिक काल में पर्यटन की यात्राएं, जो वैदिक काल थे वहाँ पे किस प्रकार से पर्यटन आते थे और वहाँ के जो यात्राएं थे उसके बारे में। तो वैदिक काल में आर्य लोग, जो आर्य से जो लोग थे वह भारत आए थे, और इन्होंने मध्य एशिया में बदलती जलवायु में रहने की सुविधाओं में आने वाली कठिनाइयों के कारण भारत आना पड़ा, और उसके घोड़ों व रथों का प्रयोग अपनी यात्राओं के लिए किया करते थे। जो आर्य जो लोग थे वह मध्य एशिया में जो वहाँ पे बदलती जलवायु था, उसी के सुरक्षा के तौर पर उन्होंने भारत आया था, और यहाँ पे उन्होंने घोड़े व रथों का भी अपने यात्रियों के लिए प्रयोग करते थे। इसी में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि वैदिक ग्रंथों में समुद्री यात्राओं का वर्णन आता है, जो संकेत करता है कि उस समय समुद्री यात्रा अस्तित्व था, और महाभारत के महान ग्रंथ पांडवों की यात्राओं का मार्मिक वर्णन मिलता है। यह यात्राएं पांडव ने अपनी निष्कर्षण समय की थी, जहाँ रामायण ग्रंथ भी भगवान राम की यात्राओं का वर्णन करते हैं, जो कि अयोध्या से लंका तक की थी। मतलब इसमें वैदिक ग्रंथों में यह भी साक्ष्य मिला है कि वहाँ के जो लोग थे वह किस प्रकार से ऐतिहासिक पर्यटन जो थे वहाँ पे समुद्र के तौर पर किस तरह से यात्रा करते थे, इसका संकेत भी वहाँ महाभारत से भी मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप लोग की बात किया जाए तो यहाँ रामायण ग्रंथ से भी यह साक्ष्य मिलता है कि जो भगवान राम के लिए जो यात्रा का वर्णन जो किया गया था, जो कि अयोध्या से लेकर लंका तक की जो समुद्र में जो पुल का निर्माण किया गया था, उसके बारे में भी यहाँ पे वर्णन किया जाता है कि उससे भी एक प्रमाणित होता है कि पर्यटन के लिए लोग एक देश से दूसरे देश लोग आते जाते थे। इसके साथ साथ प्रारंभिक काल में जो पर्यटन की यात्राएं हैं उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे यह लिखा गया कि 563 ईसा पूर्व कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वहाँ पे कपिल वस्तु में हुआ था। इसका जो अगर आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो कब अगर पूछेगा तो 563 ईस्वी में। अगर जन्म स्थान पूछ दे तो कपिल वस्तु में हुआ था, जिन्होंने 29 वर्षों में अपना घर छोड़कर 12 वर्षीय तक
वितरण किया और उन्होंने बोध गया में पीपल के नीचे 41 वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात लगभग 40 वर्षों में बौद्ध धर्म को आदर्श व संकेत का प्रचार करने के लिए दूर दूर विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे और यही कारण था कि सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, नालंदा, गया बौद्ध धर्म का केंद्रित रूप से विकसित किया गया था। जो कि यहाँ पे अगर बोला जाए कि पर्यटन के क्षेत्र में यात्राएं जो किया गया था जो गौतम बुद्ध की तरफ से, इन्होंने अपने जब 29 वर्ष के जब थे तो इन्होंने अपना किस प्रकार से संघर्ष किया था उसके अनुसार से यहाँ पे बोला गया। उन्होंने 12 वर्ष तक इन्होंने अलग अलग थी बोला जाता है दूर दूर राज्यों में या दूर दूर क्षेत्रों में इन्होंने घूरे थे। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात किया जाए तो लास्ट में अंतिम में इन्होंने जो बोध गया में जो पीपल के जो वृक्ष है उसके नीचे 41 वर्षों में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इसके साथ साथ अगर इन्होंने जो 40 वर्ष तक इन्होंने है तो अपने बौद्ध धर्म के प्रति किस प्रकार से प्रचार किया, अलग अलग राज्यों या अलग अलग क्षेत्र में घूमकर, उसके बारे में यहाँ पर्यटन की दृष्टि से इसे भी बतलाया गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो महावीर प्रसाद के बारे में, इन्होंने अपने किस प्रकार से पर्यटन को देखा है, समझा है। यहाँ पे लिखा गया है कि महावीर प्रसाद का जन्म 540 ईस्वी जो हुआ था, अगर इसका ईस्वी पूछ दे तो 540 ईस्वी में, अगर वर्ष पूछ दे वह 30 वर्ष की अवस्था में तपस्वी बन गए थे। जो तपस्वी एक साधु संत होता है वह कब बने थे, तो वह 30 वर्ष की वायु में, आयु जब उनका 30 वर्ष था उसी समय। और इसे साधना से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया और अनेक राजधानियों नगरों की लगातार 12 वर्षों तक यात्राएं की। मतलब इसमें यह बोला गया जो महावीर स्वामी जो वो है वो किस धर्म को अपनाते थे, वह है सिर्फ जैन धर्म को अपनाते थे। और इन्होंने लगभग कितना वर्ष, तो 12 वर्ष तक अलग अलग राज्यों में जाकर अपना जो जैन धर्म के प्रति किस प्रकार से प्रचार किया है उसके बारे में। और इन्होंने ग्रीक शासन में जब भारत पर आक्रमण किया था करने का निश्चय किया, तब उन्होंने अलेक्जेंडर जो महान जो 326 ईसा पूर्व में भारत की यात्रा किया। जो अलेक्जेंडर जो है वह कब 326 ईस्वी में इन्होंने भारत का यात्रा किए थे। अगर शॉर्ट में अगर इसमें अगला पॉइंट में जो लिखा जाए तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इन्होंने 321 से लेकर 299 ईसा पूर्व तक इनका रहा है कि शासनकाल में यात्रा सुविधाओं का अधिक विस्तार हुआ और इनकी राजधानियां नगरों को सड़क से जोड़ा गया। इन्होंने देश के भीतर यात्रा का सुगम हो गया और मौर्य काल शासन का व्यापारिक का सुरक्षा प्रदान किया। मतलब जो मौर्य चंद्रगुप्त जो मौर्य थे इनके शासनकाल में अगर एक अच्छा चीज़ अगर बोला जाता है, नगर जो सड़क की जो ग्रामीण जो सड़कें थी उसे एक नगर के तौर में जोड़ा गया, जिससे काफ़ी ज़्यादा व्यापार का विस्तार हुआ और इससे सुरक्षा में भी प्रदान किया गया था। अगर इसकी राजधानी की अगर बात किया जाए तो ये इसकी राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र थे। इन सभी सुविधाओं यात्रियों के विशेष ध्यान दिया जाता था। अब देखते हैं इसे सम्राट जो यहाँ अशोक जो थे महान सम्राटों में इसे गिना जाता था। इनका शासनकाल 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है। ये अनेक यात्रियों शक्ति व सद्भावन दृष्टि से की गई, जो कि अशोक ने मध्य एशिया में अनेक देशों में धर्मदूत भेजे जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया और उन्होंने ग्रीक राजधानी के साथ साथ अपने अनेक नगरों के शांति दूतों को भेजा। और अशोक ने स्वयं 256 लगातार धार्मिक भ्रमण किया और यात्रियों व तीर्थ यात्रियों का धर्मशालाओं और सड़क और कुआओं का निर्माण करवाया था। मतलब जो अशोक जो थे वह अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार किया और साथ ही साथ उन्होंने एक स्वयं ही 256 दिन तक लगातार अपने धार्मिक भ्रमण किया और यात्रियों को जो वहाँ के जो इनके शासनकाल में जो यात्री आते थे उनके लिए धर्मशाला बनाया गया, सड़कें बनाए गए, कुआं का निर्माण आदि कई सारी चीज़ों इन्होंने अपने पर्यटन की दृष्टि पर किया गया था। अब इसी में देख लेते हैं तो गुप्त काल में पर्यटन किस प्रकार से था उसके बारे में। तो यहाँ पे बोला गया कि सन 319 से लेकर 455, यहाँ पे ईस्वी अब आ गया है 319 से लेकर 455 ईस्वी के बीच मानी जाती है, जो कि स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इनके शासनकाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुमूल्य योगदान दिया और इससे जो कि वहाँ की अजंता की गुफाएं की रचना किया और गौतम बुद्ध के जीवन काल पर प्रमुख घटनाएं का चित्रण भी किया गया था। यह गुफाएं जो अजंता की गुफा है यह पर्यटन के क्षेत्र पर आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा और नालंदा विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म के संबंधित स्तूपों का निर्माण किया गया और मूर्ति पूजा का प्रचार बढ़ाया और उत्सव आयोजन किया गया था। जो कि जो अजंता का गुफा है और जो नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी वह बौद्ध धर्म के लिए उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पर्यटन का आकर्षण का केंद्र अभी भी देखने को मिलता है। अगला देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री जो फाहियान जो थे वह किसके एथी में आए थे, चीनी यात्री जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, जो कि भारत आया था। चंद्रगुप्त साम्राज्य के लोगों ने जीवन शैली पर विशद वर्णन प्रस्तुत किया और चीनी जो समर्पित जो देश के भारत यात्राओं के बारे में रुचि जगाता है। और अन्य जो चीनी यात्री थे वह है हेनसांग। पहले में जो आए थे फाहियान आए थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे और ये है से हर्षवर्धन
के शासनकाल में कब आए थे? तो 606 से लेकर 647 तक, जो कि हर्षवर्धन का शासनकाल था, उस समय ह्वेनसांग भारत आए थे। वह भारत में लगभग 17 वर्ष तक बिताए थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया तथा अनेक ग्रंथों के संग्रह इन यात्रियों, चीनी यात्रियों के बीच धार्मिक प्रोत्साहन भी किया गया था। जो ह्वेनसांग जो थे वह हर्षवर्धन के साथ और उनके शासनकाल में इन्होंने बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अध्ययन किया, और साथ ही साथ जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका भी अध्ययन किया, और यहाँ के भारत के अधिक काफ़ी ज़्यादा जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनका भी जानने का प्रयास किया, और उसे भी अध्ययन इन्होंने किया गया था। अब मध्यकाल युग में देख लेते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे यात्रा किस प्रकार से आए थे, उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है, जो कि यहाँ पे बताया गया कि फर्स्ट पॉइंट में वह है मध्यकाल में पर्यटन एक धर्म का अटूट संबंध स्थापित हुआ, जो कि लोगों के धर्म के प्रति रुचि बढ़ी और वह धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित हुए, और देश के विभिन्न मंदिर, मठ, तपोवन या आश्रम का भी निर्माण किया, जो कि यहाँ के धार्मिक जो यात्रा है, जैसे में मंदिर हो गया, मठ हो गया, तपोवन, जैसे वन क्षेत्र में किस प्रकार से पर्यटन थे, आश्रम हो गए, ये सारे चीज़ों का इन्होंने निर्माण किया, और वहाँ के ठहरने के लिए भोजन, चिकित्सा सुविधाएं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का विस्तार किया गया था, और वहाँ के धार्मिक जो पर्यटन जहाँ ठहर कर धार्मिक लाभ ले सके, और समय के साथ धार्मिक पर्यटन स्थल पर शिक्षा व ज्ञान का भी केंद्र बनाया गया था। जो इस काल में जो है वह धार्मिक का केंद्र भी बनाया गया था, यहाँ पे शिक्षा का भी ज्ञान का भी यहाँ पे केंद्र बनाया गया था, जो कि पर्यटन अगर आते हैं तो यहाँ से कुछ सीख के जाए। और इस युग में दक्षिण भारत में भी धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास हुआ, जहाँ की लोग अनेक नगरों मंदिरों का निर्माण किया, और भगवान शिव के विशेष महत्व दिया गया था। 1010 में तंजौर की राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था, और इसके मजदूरे जो वहाँ के मीनाक्षी मजदूर का मैसूर के निकट श्रवण आदि कई सारे मंदिरों का भी निर्माण कराया गया था। अब देखते हैं, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देख लेते तो मुगल काल भी जानना अति आवश्यक है कि मुगल काल में किस प्रकार से पर्यटन था उसके बारे में। तो 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में मुगल साम्राज्य का आगमन हुआ था। कब हुआ था इसका आगमन? तो 12वीं शताब्दी जब अंत में था, 13वीं शताब्दी के यानी शुरुआती तौर पर बोला जाए तो वहाँ पे भारत का जो था वह मुगल साम्राज्य का आगमन यहाँ पे हुआ था। मुगल शासकों में कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जो कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जो कि अभी भी पर्यटन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये सौंदर्य है। और सूफी संत कुतुबुद्दीन जो वहाँ के बख्तियार जो कांके जो है उसमें समृद्ध का निर्माण किया गया था। इस कुतुब मीनार पर पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके समीप आराम घरों जो रेस्ट हाउस का भी इन्होंने निर्माण कराए थे। तो चलिए लास्ट पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ सारा पॉइंट तो जो मुगल काल था, ये सारे चीज़ों को हम लोग देख लिए हैं कि किस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में इनका भी योगदान रहा है ऐतिहासिक दृष्टि पर। तो यहाँ पे जो बताया गया वह लिखा गया कि अतः स्पष्ट है कि मुगल भारत में सड़क मार्ग का विकास, विदेशी व्यापारिक रिश्तों की स्थापना, सरायों का निर्माण, भव्य महल किले का निर्माण, बागों आदि की स्थापना आदि के कारण सभी प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसकी कृतियां वर्तमान में घरेलू विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मतलब इसमें जो पर्यटक जो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुतुब मीनार का बनाया गया था, लाल किला वगैरह, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो कई सारी गुफाएं बनाया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सारी चीज़ अभी भी जो है वह जैसे में यहाँ पे बोला गया कि घरेलू व विदेशी, मतलब अपने ही देश के, अपने ही राज्य के और अपने राज्य से, अपने देश से हट के जो विदेशी लोग हैं वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पे पर्यटन के लिए आते हैं, और वो सारी चीज़ों का अभी भी अध्ययन करते हैं और अभी भी देखने का प्रयास करते हैं। तो यही था आज हमारे पास, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से हम पर्यटन को किस प्रकार में रखा गया था उसके बारे में देखें। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं, व्हाट्सअप जो मेरा कॉन्टैक्ट है वहाँ पर जाइए, मैसेज कीजिए, वहाँ से ये पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, ताकि आप लोग का एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा तरह से हो जाए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।